तो फ्रेंड चलिए हम देखते हैं कि कैलकुलेट टी टेस्ट का न्यूमेरिकल एग्जाम्पल किस तरह से सॉल्व करना है हमको, जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। लगभग हर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो हमें ये करके ही जाना है। ठीक है, देखिए दिसंबर 2080 में, ठीक है, ये एग्जाम्पल पूछा गया था। ठीक है, यहाँ पर देखिए कंप्यूट टी टेस्ट, ठीक है, और ये एग्जाम्पल। तो ये एग्जाम्पल हम सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है, किस तरह से हमको ये सॉल्व करना है वगैरह, स्टेप्स वगैरह जो कुछ है हम देखेंगे डिटेल में। तो यही एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर, ठीक है, लिख के लिया है। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करने के लिए रेडी करते हैं। ठीक है, सबसे ये जो क्रिटिकल वैल्यू वगैरह दी हुई है, हम इसको जानेंगे कि इसका क्या इस्तेमाल होता है और इससे किस तरह से कंक्लूजन वगैरह और आंसर में इसका क्या यूज़ है, हम जानेंगे धीरे धीरे। ठीक है, तो सबसे पहले हमको ये सॉल्व करते वक्त हमारी सबसे पहले हम स्टेप वाइज हम सॉल्व करने के लिए जाएंगे। ठीक है, ठीक है, स्टेप्स में हमको, तो देखिए सॉल्यूशन को शुरू करने से पहले हमारी सबसे बड़ी ग्राउंड स्टेप क्या है। ठीक है, ग्राउंड स्टेप यही है कि हमको हाइपोथेसिस स्टेट करने हैं। ठीक है, स्टेटिंग हाइपोथेसिस, ओके, नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमको स्टेट करने हैं। ठीक है, अब देखिए नल हाइपोथेसिस क्या होता है। ठीक है, नल हाइपोथेसिस का मानना यही है, वो डिनोट किया जाता है H0 से। ठीक है, इसका मानना होता है कि देयर इज अ नो डिफरेंस, यानी कि देयर इज अ नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द मीन ऑफ टू सैंपल कलेक्शंस। ओके, देखिए हमको μ1 और μ1 में कोई डिफरेंस नहीं है, इसका मतलब क्या है, μ1 इज इक्वल टू μ2, यही H0 का माना होता है। हमको हाइपोथेसाइज करना है कि μ1 और μ2 में कोई डिफरेंस नहीं है, यही H0 होता है। ठीक है, यानी कि नल हाइपोथेसिस को कहते हैं हम। अब अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होगा। ठीक है, ये नल होगा। ठीक है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होगा हमारा। ठीक है, इसके उलट, इसके अपोजिट होगा, यानी कि ये H1 से डिनोट करते हैं, H2 से करते हैं। ठीक है, H1 इज इसका क्या माना होगा कि μ1, जो μ1 है वो नॉट इक्वल टू μ2 है। यानी कि क्या हो सकता है, ठीक है, यानी कि ये हो सकता है, एक तो μ1 बड़ा है, μ1 बड़ा है μ2 से, या फिर μ1 छोटा है μ2 से। यही मानना पड़ता है हमको। तो ये सबसे पहली ग्राउंड स्टेप है। ठीक है, अब देखिए ये नल हाइपोथेसिस हमने समझ लिया और ये अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस समझ लिया। क्या कि हमने मीन के दो जो हमको डाटा दी गए हैं उनका जो हम मीन निकालते हैं, तो उन मीन में अगर डिफरेंस नहीं है, ये स्टेट करता है नल हाइपोथेसिस, और अगर उसके में डिफरेंस है तो वो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्ट कर लेता है। तो देखिए हम एग्जाम्पल को थोड़ा समझते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्रिटिकल वैल्यू दी गई हुई है। ठीक है, अब देखिए हम जो टी निकालने वाले हैं, जो हमारे टी की वैल्यू हम निकालने वाले हैं, ठीक है, अगर वो जो हमारे कैलकुलेट की गई हुई जो टी वैल्यू है, ठीक है, वो अगर समझो इस जो यहाँ पर जो दो वैल्यू दिए गए हुए हैं 2.10 एट 0.05 और 2.88 एट 0.5, इन दोनों से भी कम आए, यानी कि सबसे कम आ जाए। सपोज कर लेते हैं कि अगर हमारे वैल्यू ये टी कैलकुलेट करने के बाद सपोज आ जाता है 1.5। देखिए अगर ये 1.5 क्या है, ये दोनों से भी छोटा है, तो फिर यहाँ पर टी कैलकुलेट जो की हुई है अगर ये दोनों से भी छोटी आ गई, तो इसका मतलब क्या होता है, तो नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गया। इसका मतलब यही होता है, यानी कि क्या,
कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द मीन वैल्यूज। अगर ये टी की वैल्यू छोटी आ जाए तो देखिए, और अगर टी की वैल्यू सोचो बड़ी आ जाए, समझो अगर टी की वैल्यू 2.4 आ जाए, देखिए तो फिर क्या कहोगे आप? ठीक है, तो अगर टी की वैल्यू 2.4 आ गई तो हमको देखना पड़ेगा कि देखो किससे आगे गई है, 2.10 से बड़ी है और 2.88 से छोटी है। तो हमको क्या लिखना है? देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस, ठीक है, एट द लेवल 0.05। समझ आया आपको? जिससे ज्यादा है यानी कि 2.4 किससे ज्यादा है? 2.1, उससे उसकी लेवल क्या है? 0.05। यानी कि हमको लिखना क्या है? देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन मीन वैल्यूज, ठीक है, एट लेवल 0.05। ओके, और अगर सोचो ये इससे भी आगे आ गई, समझो हमारे टी की वैल्यू 3 आ गई, तो फिर क्या करोगे आप? तो जिससे ज्यादा है, ठीक है, 2.10 से भी ज्यादा है और 2.8 से भी ज्यादा है, लेकिन सबसे नजदीक किसका है? 2.8, ठीक है, तो फिर हमको इसका लेवल लेना है। तो फिर हम क्या लिखेंगे? देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन मीन वैल्यूज एट लेवल 0.01। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये लेवल 0.05 और 0.01 क्या है। इसका ये मतलब होता है कि 100 में से, ठीक है, 100 में से 95 वक्त जो हमारा डाटा है वो एक्सेप्ट होगा और 5 वक्त क्या होगा? नहीं होगा। और इसका 0.01 का मतलब क्या है? क्या होगा 0.01 का मतलब? इसका मतलब होगा 100 में से 99% हमारा जो कंक्लूजन है वो एग्जैक्ट होगा। यानी कि 99 वक्त, अगर 100 सैंपल हम निकालेंगे, 100 को टेस्ट करेंगे तो 99 वक्त हमारा सही निकलेगा और एक वक्त हमारा गलत निकलने के चांसेस है। यानी कि हमारे इस एग्जांपल में हम क्या सोचेंगे कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, और अगर हमारा 0.01 पर सिग्निफिकेंट डिफरेंस आएगा तो चांसेस क्या है? 0.99% सिग्निफिकेंट डिफरेंस आएगा ही आएगा, एक वक्त चांसेस है कि नहीं आएगा। और 95% में क्या आएगा कि 100 वक्त अगर आप टेस्ट करोगे तो 95 वक्त आपको डिफरेंस आएगा और 5 वक्त नहीं आने के चांसेस हैं। तो यही दिखाता है, ये प्रोबेबिलिटी दिखाता है, ठीक है, ये जो है ना क्रिटिकल वैल्यू प्रोबेबिलिटी दिखाता है, ठीक है, इस तरह से समझ में आता है, ठीक है। सबसे फर्स्ट स्टेप यही है, ठीक है, कि हमको टेबल कंस्ट्रक्ट करके लेना है, जो कि सभी न्यूमेरिकल एग्जाम्पल जो हम सॉल्व कर रहे हैं उनमें एक कॉमन स्टेप से, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है हमको? स्टेप 1, ठीक है, स्टेप 1 में हमको क्या करना है? टेबल कंस्ट्रक्ट करना है। अब टेबल कंस्ट्रक्ट करके लेते हैं हम, ठीक है। तो ये स्टेप 1 थी, ठीक है। स्टेप 1 में हमको टेबल और उसके कॉलम का नाम लिखने हैं, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। देखिए टेबल 1 को हमने, देखिए जो डाटा ये है, जो डाटा भी है, हमने उनको x1 और x2 माना है, ठीक है। उसके बाद दूसरे कॉलम ने हमको क्या किया? d1 यानी कि d1 क्या है? x1 माइनस में 1 है, ठीक है, ठीक है। हम जानेंगे आगे आगे वो क्या है क्या नहीं है, ठीक है। सबसे पहले ये करना है स्टेप 1 में। अब स्टेप 2 में हमको क्या करना है? जो डाटा दिया गया है एग्जाम्पल में, जो कि हम हर एग्जाम्पल में करते हैं, उसी डाटा को स्टेप 2 में हमको क्या करना है? एज इट इज लिख के लेना है, ठीक है।
यही स्टेप 2 है। ठीक है, तो चलिए हम डाटा को जैसे है वैसा लिख के लेते हैं। तो स्टेप 2 कंप्लीट होने के बाद, ठीक है, हमको स्टेप 3 करना है। ठीक है, स्टेप 3 में हमको क्या क्या करना है? स्टेप 3 में हमको मीन निकालना है। ठीक है, मीन निकालते कैसे हैं? ठीक है, मीन को हमको इसकी समेशन निकालनी पड़ेगी। ठीक है, इस कॉलम की समेशन करनी है हमको। ठीक है, 10 + 4 + 3 + 2 + 4 + 2 + 5 + 10 + 5 + 5 एग्जैक्टली समेशन x1 एग्जैक्टली 50 आया है। ठीक है, और सेम हमको इसी करना है, डाटा बी का करना है जो कि समेशन x2 है। ठीक है, इसके अगर आप एडिशन कर दोगे सबकी तो एग्जैक्टली 75 आएगा। ठीक है, अब हमको इस डाटा का इस्तेमाल करके हमको क्या निकालना है? इनकम, इस कॉलम का मीन और इस कॉलम का मीन निकालना है। ठीक है, डाटा ए का मीन कैसे निकलते हैं उसको हम डिनोट करेंगे μ1 से। ठीक है, मीन ऑफ डाटा 1 यानी कि डाटा ए, उसको कैसे निकालना है? जो कि इसकी समेशन है, जाती समेशन x1 कितना है? 50 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं? ठीक है, n1 कहते हैं उसको, कितने हैं? 10 हैं। ठीक है, एग्जैक्टली 5 आएगा। ठीक है, सेम हमको करना है μ2 = 75 डिवाइडेड बाय 10। ओके, जो कि 7.5 आएगा। ठीक है, अब ये हमारा होगा स्टेप 3। ठीक है, स्टेप 3 जिसमें हम मीन कैलकुलेट करेंगे। अब हमको इसके आगे क्या करना है? हमको इसके आगे स्टेप 4 के लिए जाना है। ठीक है, अब स्टेप 4 में हमको ये करना है कि d1 निकालना है। d1 क्या है? ठीक है, d1 x1 - μ1 है। μ1 यानी कि ये मीन। ठीक है, 10 में से ये 5 को माइनस करना है, यानी कि इस कॉलम में के वैल्यू से ये 5 को माइनस करते करते जाना है और ये टेबल फिलअप करना है। ठीक है, हम करते हैं। ठीक है, 10 - 5, इसके बाद 4 - 5 - 1, बाद में -2 -3 - 1, 2 - 5 -3, 5 - 5 0, 10 - 5 5, 5 - 5 0 और 0। ओके, सेम हमको करना है, इस d2 को निकालना है। d2 क्या है? x2 - μ2। ओके, μ2 कितना है हमारा? 7.5 है। तो हमको 4 - 7.5 कितना आता है? -3.5। 6 - 7.5 -1.5। ओके, इसके बाद 0.5। ये हमको मिल गया। ठीक है, ये हमारा क्या था? ये हमारा था, सॉरी, ये जो हमारा है डी निकालना। ठीक है, डी निकालना, ये हमारा था स्टेप नंबर 4। यहाँ पर लाइन ड्रॉ करना हम भूल गए। ठीक है, तो अब चले हम चलते हैं स्टेप नंबर 5 की तरफ। ठीक है, इसी का स्क्वायर करना है हमको, कुछ और नहीं करना। ठीक है, चलिए स्क्वायर करते हैं। 5 का स्क्वायर 25, a1 a4 a9 1 9 0 25 0 और 0। ठीक है, अब हमके इस d1 स्क्वायर का हमको सम करना है। समेशन d1 स्क्वायर
इज इक्वल टू, इनके एडिशन करना है 25 प्लस 29, ओके 38 39, ओके 9 और 25, ये हो गया 74, ओके। और हमको इसी तरह डी टू स्क्वेयर निकालना है कि 3.5 स्क्वेयर, ठीक है, हमको कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। 3.5 स्क्वेयर 12.25, 12.25, ओके। 1.5 स्क्वेयर 2.25, 25। अब हमको इनके एडिशन करनी है, ठीक है, हम करके लेते हैं 12.25 प्लस 2.25 प्लस 6.25, 152.5, ओके। ये है समेशन D2 का स्क्वायर, कितना आया 152.5, ठीक है। D1 का स्क्वायर करना क्या था, स्टेप 5 कहलाएगा, ठीक है। इनका स्क्वायर करना क्या कहलाएगा, स्टेप 5, ओके। अब इनकी समेशन निकालना क्या है, स्टेप 6 है ये, सॉरी, हाँ, ये जो D1 स्क्वायर का सम किया और D2 का सम किया, ये स्टेप 6 है। तो चलिए हम स्टेप 7 को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो स्टेप 7 में हमको यही करना है, ठीक है, कि हमको फॉर्मूला लिख के लेना है, ठीक है। हमको टी की वैल्यू कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है, हमने सब जो टी के फॉर्मूला के लिए जो वैल्यू जितनी थी, जो ज़रूरी थी, वो हमने टेबल में कैलकुलेट करके लिए सब। अब हमको सिर्फ ये फॉर्मूला में वैल्यू पुटअप करनी है और कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब हमको स्टैंडर्ड डेविएशन की ज़रूरत पड़ती है टी की वैल्यू निकालने के लिए। तो सबसे पहले हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल के लेते हैं। अब देखिए, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन को हम डिनोट करते हैं सिग्मा से। सिग्मा, उसका फॉर्मूला है सिग्मा इज इक्वल टू इन अंडर स्क्वायर रूट समेशन D1 स्क्वायर प्लस समेशन D2 स्क्वायर, ठीक है। और इसके बाद डिवाइड में n1 प्लस n2 माइनस 2, n1 प्लस n2 माइनस 2। तो ये हमारा फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने के लिए, ठीक है। अब हमको सिर्फ वैल्यू, ये जो स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने का जो फॉर्मूला हमने ये किताब में थोड़ा अलग है, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा समझने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड और थोड़ी सी मिस्टेक हैं स्मॉल स्मॉल उन फॉर्मूले में। तो हमने ये नया क्रिएट करके या फिर थोड़ा मॉडिफिकेशन करके हमारे आसानी के लिए लिख लिया है। आप यही इस्तेमाल करेंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि इस वे में हम अगर सॉल्व करेंगे तो ध्यान में भी जल्दी आता है ये, ठीक है। तो चलिए जल्दी से हम इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करके लेते हैं। जैसे कि हमने अब देखा था कि हमारे पास जो टेबल था, ठीक है, जो हमने कैलकुलेट किया था, यहाँ पर देखिए, यहाँ फॉर्मूला में पूछा गया है कि समेशन 1D स्क्वायर और समेशन D2 स्क्वायर, देखिए वो उसकी वैल्यू क्या है, कहाँ पर है। देखिए समेशन D1 स्क्वायर 74 है और समेशन D2 स्क्वायर क्या है 152.5। अब सिंपली इनको यहाँ पर वैल्यू पुटअप करना है और इसके बाद देखिए ये वैल्यू पुटअप करके लेते हैं जल्दी से। समेशन D1 स्क्वायर है 74 प्लस समेशन D2 स्क्वायर है 152.5, ठीक है। और इसके डिवाइडेशन में है n1 प्लस n2, और ये n1 और n2 क्या होते हैं, ठीक है, जो हमारा डाटा वन है ना, इसकी जो जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उसको n1 कहते हैं, और इसके डाटा भी के जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है इसको n2 कहते हैं।
तो n1 भी 10 है और n2 भी 10 है। हम इसकी वैल्यू इसमें पुट करके लेते हैं, ठीक है। 10 प्लस 10 माइनस 2, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं कैल्सी का इस्तेमाल करके। अब देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अब डेसिमल पॉइंट के आगे 2 पॉइंट तक ही हमको आंसर मिल जाएगा तो सफिशिएंट है। तो हम थोड़ा सा कैलकुलेट में कैल्सी में एक थोड़ा सा सेटिंग करते हैं जो हमारे कैलकुलेशन के लिए आसानी होगी। हमको सबसे पहला जाना है, शिफ्ट प्रेस करना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर होता है शिफ्ट, ठीक है। शिफ्ट प्रेस करने के बाद हमको मोड में जाना है, मोड क्लिक करना है। अब यहाँ पर 6 नंबर पर फिक्स करके हैं, ठीक है। उस 6 नंबर को क्लिक, 6 नंबर दबाना है हमको। अब इसके बाद यहाँ पर इसने पूछा है कि फिक्स 0 to 9, हमको सिर्फ 2 करना है। इससे यह होगा कि डेसिमल के बाद ये ऑटोमेटिकली 2 नंबर तक ही हमको आंसर दिखाएगा, ठीक है। अब हमको आगे करना है, अब हमको 70 प्लस ये करना है, 74 प्लस 152.5 कितना है, 226.50, ठीक है। इसको हम सिंपली फॉर्मूला में लिख के लेते हैं, 226.50 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 10 माइनस 2 कितना आएगा, ये 18 आएगा, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, 226.50 डिवाइडेड बाय 18, 12.58 आया है हमारा, ठीक है, 12.58। अब इसका स्क्वायर रूट निकालना है हमको, 12.58, 3.55 हमारा सिग्मा यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, 3.5 और 5। अब हमको जाना है डायरेक्टली टी का फॉर्मूला लिखना है। देखिए हम टी का फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है। टी का फॉर्मूला किताब में अलग है, हमने अलग लिखा है, हम अलग थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखेंगे। टी इज इक्वल टू मॉड के अंदर μ1 माइनस μ2, ठीक है, डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि सिग्मा इनटू अंडर स्क्वायर रूट n1 इंटू n2 और ये डिवाइडेड बाय है n1 प्लस n2। देखिए ये μ1 और μ2 हमको पता है क्या है, ये यहाँ पर जो हमने निकाला था मीन पहले डाटा ए का, वो μ1 है और ये μ2 है। इनकी वैल्यू हमको पुटअप करनी है, 5 और 7.5, ठीक है। और ये स्टैंडर्ड डेविएशन हमको पता है, ये अभी हमने निकाला है, ठीक है। और ये n1 और n2 तो आपको पता ही है, हमने बता। तो सिंपली हम इनको फास्ट में लिख लेते हैं। ये जो साइन है इसको मॉड कहते हैं। मॉड के अंदर μ1 कितना है हमारा, 5 माइनस 7.5, ठीक है। μ2 के हमारे वैल्यू 7.5 है और स्टैंडर्ड डिविएशन कितना है, 3.55 और n2 क्या है, n1 इंटू n2 कितना है, दोनों भी 10 है, 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 10। अब इनको सिंपली ये करते हैं। अब देखिए कैलकुलेट करके लेते हैं, 5 माइनस 7.5 कितना आता है, माइनस 2.5, ओके। ये मॉड के अंदर, ये मॉड का यही फंक्शन है कि जो भी इसके अंदर वैल्यू आती है वो पॉजिटिव ही रहेगी इसमें डालने के बाद, तो इसी के लिए हमने मॉड इस्तेमाल किया है। और 3.55 इंटू 100 स्क्वायर रूट के अंदर 100 डिवाइडेड बाय 20 यानी कि क्या है, 5 है। तो अब हम लिख के लेते हैं, ठीक है। अब मैं सिंप्लीफाई ज़्यादा स्टेप बढ़ा रहा हूँ क्योंकि समझ में आया, एग्जाम में इतनी स्टेप बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली हम जितना कम स्टेप में करेंगे उतना अच्छा होगा, ठीक है। अब ये माइनस 2.5 मॉड लगाने के बाद प्लस हो गया 2.5 डिवाइडेड बाय 3.55, ठीक है, इंटू 100 डिवाइड बाई 20 कितना होता है, 5। तो चले हम इनको सॉल्व करते हैं, ठीक है, कैलकुलेटर की मदद से। अब देखिए
हमको 2.5 क्या करना है, हमको 2.5 डिवाइडेड बाय 3.55, ठीक है, 0.70 आया ये 0.70, और इसको मल्टीप्लाई बाय √5 है, ठीक है। तो √5 की वैल्यू कितनी होती है, √5 स्क्वायर रूट ऑफ 5 2.24। तो चलिए हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 0.70 इंटू 2.24, ठीक है, 1.57 हमारा आंसर आया, ठीक है, 1.57। देखिए ये टी की वैल्यू है, देखिए कितने आसानी से हमने टी की वैल्यू निकाल ली। अगर आप बुक को रेफर करेंगे तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है और आपको कुछ समझ में भी नहीं आएगा, ठीक है। तो बेहतर होगा कि आप इस वे में सॉल्व करें। अब देखिए हमने टी की वैल्यू तो निकाली है। क्वेश्चन क्या आया था एग्जाम में कि कंप्यूट टी वैल्यू, कंप्यूट टी टेस्ट। अब देखिए हमने टी की वैल्यू निकाली, क्या अब हमारा आंसर खत्म हो गया? नहीं खत्म हुआ, देखिए, क्योंकि हमको क्वेश्चन में क्या पूछा था, ये कंप्यूट करना है टी टेस्ट के, और उन्होंने क्रिटिकल वैल्यू भी तो दी है ना, तो ये किस लिए दिए? अब हमको यही इस टी की वैल्यू से ये इसका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस और नल हाइपोथेसिस की इसका कंक्लूड करना है थोड़ा शॉर्ट में, ठीक है। अब देखिए हमने जो टी की वैल्यू कैलकुलेट की है, हमको इसको कंपेयर करना है जो हमको क्रिटिकल वैल्यू दी है उससे। अब देखिए 1.57, ठीक है, ये 2.10 और 2.88 दोनों से भी छोटी है, तो इसका मतलब क्या होगा? अगर दोनों से भी छोटी होगी तो इसका मतलब यही होगा, जो टी की वैल्यू कैलकुलेट की है ये अगर इन दोनों से भी छोटी होगी तो इसका मतलब यही होगा कि हमारा नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गया है। यानी कि इसका मतलब यही है कि देयर इज अ नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, देयर इज अ नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन मीन वैल्यूज। इसका मतलब क्या, जो हमारा H0 था यानी कि नल हाइपोथेसिस, वो एक्सेप्ट हो गया है। क्या था वो? μ1 इज इक्वल टू μ2, यानी कि देयर इज अ नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन बोथ मीन्स, यानी कि वो इक्वल है, ठीक है। तो हमारा नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होता है जहाँ पर टी की वैल्यू छोटी आती है। अगर हमारी वैल्यू टी की बड़ी आ जाती तो क्या करते हैं हम? समझो हमारी टी की वैल्यू बड़ी आ जाती, 2.7 आ जाती, तो क्या करते हैं हम? जिससे बड़ी है यानी कि 2.10 से बड़ी है वो, समझो हमारी टी की वैल्यू 2.7 आती है, तो हम क्या कहते हैं? 2.7 2.88 से छोटी है और 2.10 से बड़ी है, तो इसका मतलब क्या होता कि ये 2.10 जिस क्रिटिकल वाले जिसका आगे का सिग्निफिकेंस लेवल देखना है 0.05, तो हम कहते हैं देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस एट लेवल 0.05। और अगर हमारे टी की वैल्यू, समझो अगर हमारे टी की वैल्यू आ जाती 2.9, तो ये किससे बड़ी है? दोनों से भी बड़ी है, लेकिन सबसे नज़दीक वाली वैल्यू जिससे बड़ी है यानी कि 2.88, उसका हमको सिग्निफिकेंट लेवल ले आना है। तो ठीक है, हम क्या लिखेंगे फिर अगर टी की वैल्यू 2.9 होगी तो, कि देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन मीन वैल्यूज एट लेवल 0.01। ओके, यही सिंपल वे में है, तो ये बहुत से आसान है, ठीक है। हमने कैलकुलेट कर दिया सब कुछ, अब इतना सफिशिएंट है एग्जाम में लिखना, और ये ज़रूरी है, ये लास्ट लाइन ये ज़रूरी है लिखना।